हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के काव्य खंड के चैप्टर 5 से लेकर के चैप्टर 8 तक के बीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को गद्य खंड के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और काव्य खंड के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों को आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें कि हम करेंगे काव्य खंड के चैप्टर 5 से लेकर के चैप्टर 8 तक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी में से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5 से। और चैप्टर 5 क्या हमारा, तो चैप्टर 5 है हमारा कवित्त। चैप्टर 5 जो है वो है कवित्त, और कवित्त के लेखक कौन है, तो भूषण है। याद रखिएगा आप लोग कि कवित्त के लेखक कौन है, तो भूषण है। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। ऊपर ही देख लेते कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी है, तो कवित्त कविता के लेखक कौन है, तो भूषण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, कवित्त कविता के लेखक कौन है, तो भूषण है। और छपा के लेखक कौन है, तो नाभादास है। पद के लेखक कौन है, तो सूरदास ने भी पद को लिखा है, और तुलसीदास ने भी पद को लिखा है। करवक के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जियासी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कवि शीर्षक कविता के कवि कौन है। सेम वही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही, बस उसको उल्टा करके पूछा जा रहा है। तो कवि शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो भूषण है। आप लोग को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि है। वीवीआई क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से याद ही रखिएगा कि भूषण जो है रीतिकाल के रीतियुक्त धारा के कवि है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूषण रीतिकाल के रीतियुक्त धारा के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है। कवित्त जो कि लिखा गया भूषण के द्वारा, उसके प्रथम पद में कौन सा रस है, तो कवित्त के प्रथम पद में वीर रस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, कवित्त के प्रथम पद में वीर रस है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कवित्त के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। तो कवित्त का जो दूसरा पद है उसमें किस रस की अभिव्यंजना हुई है, तो रौद्र रस की। ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा कि कवित्त का जो पहला पद है ना उसमें वीर रस की अभिव्यंजना हुई है, और कवित्त के दूसरे पद में रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है। ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की थी। तो भूषण ने मुख्यतः अवधी भाषा में अपनी रचनाओं को किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूषण जो थे उन्होंने अपनी जो रचना किया था वो सभी रचना उन्होंने अवधी भाषा में किया था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। तो छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम यही क्वेश्चन आप लोगों से 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो पूछा ही जा सकता है। अगर 2 नंबर में पूछा जाए या 5 नंबर में पूछा जाए, उसका आंसर आप लोगों को किस तरह से लिखना है ये आप लोगों को पहले और बता चुके वीडियो में। जैसे कि कल ही अपलोड हुआ था 5 नंबर वाला क्वेश्चन, उसमें 5 नंबर में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे एग्जाम में तो किस तरह से लिखना है। उससे पहले अपलोड हुआ था 2 नंबर वाला, जिसमें कि किस तरह से आपको लिखना है वो सब आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका है, और सिंपल सा लैंग्वेज में बताएं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, और उसको जरूर देख ही लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। ये हर एक साल क्वेश्चन रहता ही है, कभी 2 नंबर में रहता है, कभी 5 नंबर में रहता है। अगर 5 नंबर में रहेगा तो आपको 1 पेज में आंसर लिखना पड़ेगा, और 2 नंबर में रहेगा तो इसका आंसर आप लोग को 5 से 6 लाइन में लिखना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक साल आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, समझ गए ना। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो इसका आंसर तो सिंपल सा होगा कि छत्रसाल ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, छत्रसाल की तलवार ने। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। तो छत्रसाल की तलवार काली देवी को प्रसाद प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लागती लपक कंठ बैरन की नागिन सी, इसमें कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन क्या है, लागती लपिक, यानी क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए साकेत, ये तो भूषण की रचना नहीं है, कामयानी भी नहीं है, भक्तमाला भी नहीं है, लेकिन शिवराज भूषण जो है ये किसकी रचना है, तो भूषण की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूषण ने समुद्रगुप्त की तुलना किससे की है। तो भूषण ने समुद्रगुप्त की जो तुलना है वो शिवाजी से की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। भूषण ने समुद्रगुप्त की जो तुलना की है वो शिवाजी से की है। अगला क्वेश्चन है हमारा भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है। तो ऊपर ही देख लेते कि भूषण के जो प्रथम पद है या फिर प्रथम दंड है उसमें वीर रस है, और दूसरे में क्या है, तो रौद्र रस है। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। ये क्वेश्चन तो सेम वही है जो ऊपर देखे थे, उसमें रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पले भानु तम तुम में कौन सा अलंकार है। पले भानु यानी क्या हो जाएगा, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब आपको किस तरह से पहचाना है ये सब आप लोग को पहले बता चुके हैं। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये सब किस तरह से आप लोग को पहचाना है इसका ट्रिक आप लोग को पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि
कौन सी कृति भूषण की है चार ऑप्शन में से? तो शिवा बापनी, शिवा बापनी जो है ये भूषण की कृति है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कवि भूषण की उपाधि दी थी। ये VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूषण को जो भूषण की उपाधि थी वो किसने दिया था? तो चित्रकूट के जो राजा सोलंकी राजा रुद्रशाह थे उन्होंने भूषण को, कवि भूषण को भूषण की उपाधि दी थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अच्छे से याद रखिएगा कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट के राजा सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो भूषण ने करुणा रस को प्रमुखता दी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में ना कितने अलंकारों का निरूपण किया गया? तो 105 अलंकारों का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूषण की कृति नई है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि भूषण की कृति कौन सी नई है। तो भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये सब तो भूषण की कृति है, लेकिन हर्षो उल्लास जो है ये भूषण की कृति नहीं है, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन था कि भूषण की कृति कौन सी नई है, तो हर्षो उल्लास जो है भूषण की कृति नहीं है। भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये तीनों जो है भूषण की कृति है। अगला क्वेश्चन हमारा, भूषण के प्रिय नायक कौन थे? भूषण के प्रिय नायक कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जो थे वो भूषण के प्रिय नायक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी जो थे उनके पुत्र का नाम क्या था? तो साहू जी शिवाजी के पुत्र का नाम था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवा बावनी के में कितने मुक्तक हैं? शिवा बावनी जो है उसमें कितने मुक्तक है? तो शिवा बावनी में 52 मुक्तक हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिवा बावनी में 52 मुक्तक हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक में छंद है। तो छत्रसाल दशक में ना कितने छंद है? तो छत्रसाल दशक में 10 छंद है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। याद रखिएगा छत्रसाल दशक में ना 10 छंद है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूषण के पिता का क्या नाम था? VVI क्वेश्चन है ये, अच्छे से इसको याद रखिएगा कि भूषण जो थे उनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा कि भूषण के पिता का नाम क्या था? तो रत्नाकर त्रिपाठी भूषण के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो शिवराज भूषण जो है किसकी कृति है? तो शिवराज भूषण जो है भूषण की कृति न होगी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, शिवराज भूषण भूषण की कृति है। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण जो थे किस काल के कवि थे? तो भूषण जो थे ऊपर देखे थे रीति काल के रीति युक्त के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूषण किस काल के कवि है? तो भूषण रीति काल के रीति युक्त धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? तो ऊपर में ही देखें शिवा बावनी में 52 मुक्तक हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 52 मुक्तक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी जो थे वो भूषण के भाई थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के भाई का नाम था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवा वाचनी में किसकी वीरता का बखान किया गया? शिवा वाचनी जो है उसमें किसकी वीरता का बखान किया गया? तो शिवाजी की वीरता का बखान किया गया शिवा वाचनी में, नाम से ही पता चला शिवा वाचनी, यानी शिवाजी के वीरता का बखान किया गया हुआ शिवा वाचनी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो आप लोग को इसका आंसर ऑलरेडी पता ही हुआ कि भूषण की कृति है छत्रसाल दशक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां तक आप लोगों का कंप्लीट होता है चैप्टर 5 जो कि था कवि जिसके लिए भूषण थे। एक क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बताया कि भूषण का जन्म, निधन और उनका जन्म स्थान, वो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। भूषण का जो जन्म था वो 1613 में हुआ था, भूषण की मृत्यु हुई थी 1715 में, और भूषण का जन्म हुआ कहां पर था? तो यूपी में हुआ था। और यूपी में किस जगह पे हुआ था? उन्हें उत्तर प्रदेश में कहां पे हुआ था? तो तिकवापुर कानपुर में, कानपुर अच्छे से याद रखिएगा, कानपुर, और कानपुर में कहां पर हुआ था? तो तिकवापुर कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर भूषण का जन्म हुआ था 1613 में और मृत्यु हुई थी इनकी 1715 में। अब यहां तक कंप्लीट हो जाता है आप लोग का चैप्टर 5 ये जो कि था कवित्व। और यहां तक अगर आप लोग कर लिए हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन आप लोग कर लिए अच्छे से, और जो 3 बताएं ये 33, तो अच्छे से अगर कर लेते हैं तो ये आपका जितना भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाता है। और हर एक साल इस चैप्टर से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन रहता है? तो हर एक साल इस चैप्टर से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। अगर आप लोग यहां तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया, जो कि इस एग्जाम में आपसे इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, समझ गए। और याद रखिएगा इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक साल, एक ही क्वेश्चन कि छत्रसाल की तलवार का वर्णन करे या छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, समझ गया ना। ये क्वेश्चन हर एक साल इंपॉर्टेंट ही रहता है कि छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए, इस तरह से पूछा जाता है। और उसका आंसर आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, ये जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा उस वीडियो में बता दिए थे, और 2 नंबर वाला क्वेश्चन में किस तरह से लिखना है उसमें भी आप लोग को बता दिए थे, समझ गए। और एक और क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी जो कि पूछ लिया जाता है व्याख्या वाला में, आप लोग को पता ही हुआ कि व्याख्या वाला क्वेश्चन कितना रहता है? तो आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन रहता है, जो कि बनाना कितना रहता है? 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन तो 2 ही बनाना रहता है, और हर एक क्वेश्चन रहता है 4 नंबर का, यानी 8 नंबर का आपसे व्याख्या वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन रहता है जिसमें से आपको 2 बनाना रहता है, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, यानी 8 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और वो क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन रहता है, लागती लपिक कंठ बैरन की नागिन सी, रुद्र शाही रिझावे दे मुंडन की माल की।
ये जो क्वेश्चन है ये आपसे व्याख्या वाला में पूछा जाएगा। इसका सिंपल सा आंसर ये हुआ कि जो 6 साल की तलवार है वो दुश्मन के गले में दुश्मन का जो शत्रु का जो गला है उसमें कैसे उसकी तलवार किस तरह से उसकी नागिन के द्वारा लिपट चुकी है, इस तरह से इसका आंसर लिखना होगा। और वो भी आंसर किस तरह से आपको लिखना है ये सब आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो याद रखिएगा इस चैप्टर से 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप लोग को पहले कंप्लीट करवा दिया अभी 30 क्वेश्चन में। उसके बाद इस चैप्टर से 2 नंबर के एक ही क्वेश्चन रहेगा, 6 साल की तलवार का वर्णन कैसी करे या कैसी है, ये सब आपको लिखना रहेगा। तो वो भी आप लोग को बता चुके हैं। 6 साल की तलवार का वर्णन कीजिए, अगर ये 5 नंबर पूछा जाए वो भी आप लोग को बता चुके हैं। और ये क्वेश्चन रहेगा 100% व्याख्या वाला, जो कि कभी कभी रहता है, वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ भी सकता है, तो वो भी आप लोगों को करवा दिए। यानी कि ये चैप्टर भी हो गया आप लोगों का कंप्लीट। अब करते हैं इसके अगले चैप्टर को। तब इसका अगला चैप्टर है हमारा तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में जो है ये चैप्टर 6 है, काव्यखंड का चैप्टर 6 क्या है हमारा, तुमुल कोलाहल कलह में। और इसके लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। समझ गए, तुमुल कोलाहल कलह के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। अब यहाँ से शुरू करते हैं इस चैप्टर के विवाह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कितने पर हम पहुंच चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 31 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। तो अभी हम लोग देखें कि जयशंकर प्रसाद ने तुमुल कोलाहल कलह में कविता को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कलह में कविता के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। पुत्र वियोग कविता की कवित्री कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जो थे इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1889 में। ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है लेकिन आप लोग याद रखिएगा, समझ गए, 19 नहीं होगा, यहाँ पर 18 होना चाहिए था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। और हुआ कहाँ पर था इनका जन्म, तो वाराणसी में हुआ था। और वाराणसी कहाँ है ये आप लोग को पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है वहीं पर जन्म हुआ था 1889 में जयशंकर प्रसाद का। समझ गए, इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे। हम पिता बताए थे, समझ गए ना, हम बताए थे जयशंकर प्रसाद के पिता देवी प्रसाद साहू थे। लेकिन जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे, तो शिवरतन साहू। शिवरतन साहू जो थे वो जयशंकर प्रसाद के पितामह थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इनके पिता कौन थे, तो देवी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू जो थे वो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम है और पितामह का नाम है शिवरतन साहू। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए थे। यानी कि इनके पिता की मृत्यु कब हो गई थी, ये कितने वर्ष के थे उस समय में, तो समय में केवल 12 वर्ष के थे जिस समय ये पिता से पितृविहीन हो गए थे जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा कि जयशंकर प्रसाद जो है आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसाद जी के किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है। तो जयशंकर प्रसाद की जो स्कंद रूप में नहीं, कामयानी में ना, हाँ ये क्या, आधुनिक मानव सभ्यता कामयानी में जयशंकर प्रसाद की जो कामयानी है उसमें आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है। किसमें की गई है, तो जयशंकर प्रसाद की कामयानी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कामयानी प्रसाद जी की कृति है। तो ये जो कामयानी है तो समझ गए कि जयशंकर प्रसाद की ही कृति है, लेकिन किस तरह की कृति है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य या गद्य काव्य है। तो ये जो है कामयानी ये प्रबंध काव्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की कृति क्या है, तो कामयानी है, और ये कामयानी है क्या, तो प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है 4 ऑप्शन में से, तो महाराजा मानसिंह, ये जो है जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। महाराणा प्रताप का महत्व, प्रेम पथिक और ईरावती, ये तीनों जो है जयशंकर प्रसाद की कृति है। इसको तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए ईरावती किसकी कृति है, तो जयशंकर प्रसाद की। प्रेम पथिक किसकी कृति है, तो जयशंकर प्रसाद की। महाराणा प्रताप का महत्व किसकी कृति है, तो जयशंकर प्रसाद की। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। 4 ऑप्शन में से कौन सी रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है प्रायश्चित, ध्रुव स्वामिनी और कामयानी। यहाँ पर कामना नहीं होगा, कामयानी होगा। कामयानी, ये तीनों जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। सुरसागर जो है सूरदास की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन नहीं है, तो सुरसागर जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए। और इसका पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले लीजिएगा और इसको बार-बार रिवीजन करते रहिएगा। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की। अब इसमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, तो कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। तो मनुष्य का जो शरीर है ये थक क्यों जाता है, तो मन के चंचलता के कारण मनुष्य का जो शरीर होता है, मनुष्य का जो बॉडी होता है वो थक जाता है मन के चंचलता के कारण। अगला क्वेश्चन है, तमुल कोलाहल कलम में प्रसाद जी की रचना से ली गई है। ये जो यहाँ पर तमुल होगा, समझ गए, मूल नहीं होगा, यहाँ पर याद रखिएगा तमुल होगा। तमुल कोलाहल कलम में जो है ये प्रसाद जी की रचना, समझ गए, ये उनकी किस रचना से लिया गया है। ये जो है उनकी किस रचना से लिया गया, तो उनकी जो कामयानी रचना है जयशंकर प्रसाद की, उसी से लिया गया तमुल कोलाहल कलम में पाठ को। याद रखिएगा, कामयानी जो है उसी से लिया गया तमुल कोलाहल कलम में पाठ
पाठ को, याद रखिएगा इसको। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सजल जलप्रपात में कौन सा अलंकार है? सजल जलप्रपात में कौन सा अलंकार है? तो सजल जलप्रपात यानी रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस रूपक अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, इस सबको किस तरह से पहचाना है ये सब आप लोगों को पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? मैं उषा की ज्योति, अब इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चातकी किसके लिए तरसती है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर एक साल आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में नहीं पूछा जाएगा, समझ गए? सिर्फ और सिर्फ ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे कितने पूछे जाते हैं? तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 10 आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से सिर्फ आपको बनाना रहेगा 5 क्वेश्चन, यानी 5 × 2 यानी कितना हो गया? 10 नंबर का ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी जो है एक पक्षी है और इस स्वाति के नक्षत्र के पहली बूंद के लिए तरसती है। याद रखिएगा, चातकी जो है क्या है? पक्षी है जो कि स्वाति नक्षत्र की जो पहली बरसात होती है उसकी जो बूंद होती है उसके लिए तरसती है चातकी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो जयशंकर प्रसाद ने खड़ी बोली में, बड़ी नहीं यहाँ पर खड़ी बोली में अपनी रचना को किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? यहाँ पर प्रसाद जी होगा, प्रसाद जी नहीं होगा, प्रसाद जी। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? तो झरना जो है प्रसाद जी की पुस्तक का नाम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति जो अपूर्ण है? अपूर्ण मतलब अधूरा है। जयशंकर प्रसाद की जो इरावती है, जयशंकर प्रसाद की इरावती कृति वो उनका अपूर्ण है, यानी कि पूरा हो ही नहीं चुका, वो अपूर्ण है यानी कि अधूरा है, इरावती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है? 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद के रचित महाकाव्य जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कामयानी। कामयानी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित, कामयानी जो है जयशंकर प्रसाद के रचित महाकाव्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये जयशंकर प्रसाद की जो सफलतम नाट्य कृति है उसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है क्या है? तो नाटक कृति है, नाट्य कृति है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है और ये जयशंकर प्रसाद की सबसे सफलतम नाट्य कृति है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है? तो जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के कवि है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था? ये आप लोग को ऊपर ही बता चुके थे कि जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देवी प्रसाद साहू जो थे वो जयशंकर प्रसाद के पिता थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी बता देते आप लोग को ऊपर ही कि वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद का। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? जयशंकर प्रसाद की पुस्तक 4 ऑप्शन में से कौन सी नहीं है? तो आंसू जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है, आंधी जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है, शिवाजी के महत्व ये जयशंकर प्रसाद की पुस्तक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंकाल। कंकाल है क्या? जो कि कंकाल है ये लिखा किसके द्वारा लिख गया है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया कंकाल पाठ को। लेकिन ये कंकाल है क्या? तो कंकाल जो है एक उपन्यास है जो कि किसके द्वारा लिखा गया? तो लिखा गया जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी जो है ये कैसी कृति है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है ये नाटक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये जो ध्रुव स्वामिनी है जयशंकर प्रसाद के ऊपर ही बता देते हैं, सफलतम नाट्य कृति में से एक है और ये क्या है? तो नाटक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? सेम क्वेश्चन है, बस ऊपर से घुमा दिया है। देवी प्रसाद साहू जो थे वो कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद के पिता थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देवी प्रसाद साहू जो थे वो जयशंकर प्रसाद के पिता थे। अगला क्वेश्चन हमारा, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता या लेखक कौन है? तो तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक रचयिता के लेखक कौन है? तो आप लोग को पता ही होगा जयशंकर प्रसाद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कामयानी के रचयिता कौन है? कामयानी जो है उसके रचयिता कौन है? तो इसका आंसर भी आप लोग को पहले से पता ही हुआ कि जयशंकर प्रसाद जो है ये कामयानी के रचयिता है, समझ गए। अब इसके बाद 2-3 क्वेश्चन आप लोग को नहीं बताएं, क्या क्या नहीं बताएं वो अभी आप लोग को बता देते हैं। जैसे कि जो जयशंकर प्रसाद के सफलतम नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी देखे थे ना, वो ध्रुव स्वामिनी लिखी कब गई थी? तो 1933 में ध्रुव स्वामिनी जो थी वो लिखी गई थी। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि ध्रुव स्वामिनी कब लिखी गई थी, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। और लिखी कब की गई है? तो ये लिखी गई थी 1933 में। एक और क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, आंसू के लेखक कौन है? आंसू, समझ गए ना, आंसू के लेखक कौन है? आंसू के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। और ये आंसू लिखी गई थी 1925 में। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, जो नहीं बताए ना ऊपर वो हम आप लोगों को करवा दें ताकि आपका चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट रहे। लहर कविता के कवि कौन है? तो 1933 में लिखी गई थी लहर, जिसके कि कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है, समझ गए। कामयानी कब लिखी गई थी ये भी याद रखिए, ये तो बता देते। कामयानी किसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और लिखी कब गई थी? तो 1936 में लिखी गई थी। जितना आप लोग को बताएं लिखवा दिए, इस सबको अच्छे से याद कर लेते तो आपका चैप्टर 6 भी हो गया कंप्लीट, समझ गए।
अब पूछिएगा इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 ही पूछा जाता है हर एक साल, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं रहता है, समझ गए। 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं रहता है इस चैप्टर से, हर एक साल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और 2 क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। पूछिएगा कौन सा वो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन रहता है पहला कि हृदय की बात का क्या कार्य है, या फिर क्या हृदय की बात का क्या कार्य, ये क्वेश्चन आएगा, या फिर आएगा कि चातकी किसके लिए तरसती है। और दोनों का आंसर आप लोग को पिछले वीडियो में ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो ये चैप्टर भी आपका हो गया कंप्लीट। अब करते हैं अगले चैप्टर को, और अगला चैप्टर है चैप्टर 7, और चैप्टर 7 की लेखिका कौन है। चैप्टर 7 है क्या, तो पुत्र वियोग है, और पुत्र वियोग की लेखिका कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, समझ गए। पुत्र वियोग की लेखिका कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। अब इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और हम लोग पहुंच चुके हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की किसकी रचना है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है किसकी रचना है, ऊपर ही देख लिए सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है पुत्र वियोग शीर्षक कविता, इसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन हमारा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। जन्म हुआ कब था, तो 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, समझ गए, अच्छे से याद रखिएगा। और इनकी जो मृत्यु थी वो बहुत जल्द ही हो गई थी, 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ, समझ गए ना, और 15 फरवरी 1948 को ही इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी मात्र 40 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान किस पार्टी का एमएलए चुना गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान को ना किस पार्टी का एमएलए चुना गया था, तो कांग्रेस पार्टी का एमएलए चुना गया था सुभद्रा कुमारी चौहान को, ऑप्शन नंबर डी होगा कांग्रेस पार्टी का। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है या किस वर्ग की यानी कि किस क्लास की कवित्री मानी जाती है, तो राष्ट्रीय भावधारा क्लास की कवित्री मानी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है, मुकुल भी सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है, त्रिधारा भी सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है, प्राची जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति नहीं है, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा, प्राची जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति नहीं है। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कृति है पुत्र वियोग यह किस पुस्तक से लिया गया है, तो मुकुल पुस्तक जो है ना, मुकुल पुस्तक उसी से लिया गया सुभद्रा कुमारी चौहान का एक चैप्टर पुत्र वियोग को, समझ गए, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है, 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो कौन सी कृति है, तो सभा का खेल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुभद्रा जी यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उनके भिन्न भिन्न रूप में अपनी अमरणीय प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं, यह किसका कथन है, यानी जो कथन है ये कथन है किसका, तो ये जो कथन है ये कथन है मुक्ति बोध का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका अच्छे से याद रखिएगा, ये कथन किसका, मुक्ति बोध का कहना है ये। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान को के अनुसार माँ को अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है, तो जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तब माँ के मन को समझाना कठिन हो जाती है। जब माँ के पुत्र की मृत्यु हो जाती है यानी कि बेटे की मृत्यु हो जाती है उस समय माँ के मन को समझाना कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है। पुत्र वियोग शीर्षक जो कविता है उसमें कवित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनका खिलौना क्या है, तो उनका जो पुत्र है उनका जो बेटा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो बेटा है उनका जो पुत्र है वही उनका खिलौना है पुत्र वियोग शीर्षक कविता में, याद रखिएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है, तो उनका पुत्र ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो असहयोग आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने लगी थी अपनी पढ़ाई को छोड़ करके, याद रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी पढ़ाई को छोड़ करके असहयोग आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका को निभाने लगी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मित्र पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। देखिए पुत्र वियोग कविता जो जिसकी लेखिका कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। उसमें क्या होता है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्र की यानी कि बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, मतलब अचानक सुभद्रा कुमारी चौहान की जो बेटे की पुत्र की अचानक से मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, बीमारी से, एक्सीडेंट से, यानी ऐसे ही किसी कारण से मृत्यु हो जाती है। तो उसमें मृत पुत्र के लिए यानी कि जो मृत्यु हो चुकी है जिस बेटे की उस पुत्र के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो खिलौना शब्द का प्रयोग सुभद्रा कुमारी चौहान ने ऑलरेडी किया है, छौना शब्द का भी प्रयोग किया है, खोया धन का भी प्रयोग किया, लेकिन अनमोल रत्न का प्रयोग सुभद्रा कुमारी चौहान ने नहीं किया, यानी ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनका जीवन जो है वो सुना सुना क्यों लग रहा है, क्योंकि पुत्र के असमय निधन के कारण, मतलब कि पुत्र के अचानक मृत्यु के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनका जीवन सुना सुना लग रहा है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को विवश और असहाय क्यों मानती है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनके पुत्र का मृत्यु हो गया, पुत्र के कारण से सुभद्रा कुमारी चौहान अपने स्वयं को यानी कि अपने आप को असहाय और विवश मानती है। सेम यही क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में कि कवित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान वो स्वयं को असहाय और विवश क्यों मानती है। तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र की आकस्मिक यानी किसी कारण से मृत्यु हो गई है पुत्र की, उसी कारण से सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो जो कि कवित्री है पुत्र वियोग की वो अपने आप को असहाय और विवश मानती है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री के जो है या किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा किया, किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा किया। तो पुत्र के लिए। पुत्र वियोग कविता में कवित्री जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान है वो पत्थर को देवता मानकर पूजा करती है पुत्र के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुलामी की नशा किसकी रचना है। तो गुलामी की जो नशा है ये ठाकुर रामनाथ सिंह की रचना है। अब पूछिएगा कि तो हम पढ़ रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, अब ये ठाकुर रामनाथ सिंह कौन आ गए। तो ठाकुर रामनाथ सिंह जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था। याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी उनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह और माता का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर और उनके पति का नाम क्या था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की पति का नाम था लक्ष्मण सिंह। याद रखिएगा लक्ष्मण सिंह चौहान जो थे वो सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन थे तो पति थे। इसको अच्छे से याद रखिएगा। और इनका विवाह कब हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह हुआ था 1919 में। और किससे हुआ था विवाह। तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से। अगला क्वेश्चन हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी आप लोग को बताएं। तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो थे वो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम है। याद रखिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह को जो थे वो कौन थे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिखरे मोती क्या है। बिखरे मोती जो है ये क्या है। तो एक कहानी संग्रह है। याद रखिएगा कहानी संग्रह क्या है। तो बिखरे मोती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोज स्मृति किसकी रचना है। सरोज स्मृति जो है किसकी रचना है। तो निराला की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है सरोज स्मृति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ वेस्ट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी। जो नॉर्थ वेस्ट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी। तो महादेवी वर्मा थी। आप लोग महादेवी वर्मा को जानते ही होंगे। महादेवी वर्मा जो थी वो प्रिय मित्र थी किनकी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अब अगला क्वेश्चन है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह में कौन है। तो आप लोग को बताना 4 ऑप्शन में से कौन है। त्रिधरा, मुकुल, अनामिका या फिर गीतिका। तो मुकुल से लिया गया, पहले बता दिए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो कविता है पुत्र वियोग वो कहाँ से लिया गया था। तो मुकुल पाठ से लिया गया था, मुकुल किताब से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म बता दिए थे 16 अगस्त 1904 को हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। ये भी ऊपर ही बता दिए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी उनके पिता का क्या नाम था। तो ठाकुर रामनाथ सिंह उनका नाम था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो पुत्र वियोग जो कविता ये किसके द्वारा लिखा गया। तो ये लिखा गया सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, कवित्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता काव्य संग्रह से ली गई है, मतलब किससे लिया गया ये। तो आप लोग को पहले इसका आंसर फिर से बता देते हैं। मुकुल कविता से लिया गया पुत्र वियोग शीर्षक कविता को। अगला क्वेश्चन है कुली प्रथा किसकी कृति है। कुली प्रथा जो है ये किसकी कृति है। तो कुली प्रथा जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्र वियोग किसकी रचना है। इसका आंसर भी आप लोग को पता है सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला क्वेश्चन और यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है चैप्टर 7। समझ गए। अगर यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लिए 85 क्वेश्चन तक तो आपका चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। समझ गए। जितना क्वेश्चन था सब बता दिए आप लोगों को। एक क्वेश्चन बस नहीं बताएं, वो आप लोग को बता देते हैं जो कि ऊपर नहीं बता चुके। मुकुल पर 1930 में जो मुकुल जो पुत्र वियोग कविता है ये किस कहाँ से लिया गया, किस जो पुस्तक है उससे लिया गया पुत्र वियोग कविता को। तो मुकुल जो पुस्तक है वहाँ से लिया गया, ये तो आप लोग ऊपर ही बता देते। मुकुल पर 1930 में साहित्य सम्मेलन में शेक्सपियर, याद रखिएगा शेक्सपियर पुरस्कार सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला था। कब मिला था। तो 1930 में मिला था। याद रखिएगा शेक्सपियर पुरस्कार 1930 में मुकुल पुस्तक पर सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला था। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सब आप लोग को बता दिए। समझ गए। यहाँ तक अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाता है। अब शुरू करते हैं चैप्टर 8 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। और चैप्टर 8 क्या है हमारा। तो चैप्टर 8 जो है उसका नाम है उषा। क्या है चैप्टर 8 का नाम। और यहाँ तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बताए ना, बता देते सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देते हैं। इसका इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा कवित्री का खिलौना क्या है ये आपको बताना है। समझ गए। ये पूछा जाता है 2 नंबर में। समझ गए। कवित्री का खिलौना क्या, या फिर पूछा जाएगा कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो स्वयं को असहाय और विवश क्यों मानती है। दोनों का आंसर सेम ही होगा। कवित्री का खिलौना क्या है। तो कवित्री का खिलौना उसका पुत्र है, यानी कि उसका बेटा जो है वही सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना है। और कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों मानती है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई है, जिस कारण से सुभद्रा कुमारी चौहान अपने आप को असहाय और विवश मानती है। समझ गए। और इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। इससे 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं रहता है। समझ गए ना। इससे क्वेश्चन रहता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है
जो कि 2 कभी रहता है कभी 1 रहता है, तो वो बता ही दें। 2 क्वेश्चन इस 2 कर लेते हैं तो इससे 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इससे हर एक साल में 1 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके 100% व्याख्या वाला में, समझ गए, जो 4 नंबर का रहता है उसमें। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे 100% व्याख्या में। इस सब का आंसर आप लोगों को पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं, समझ गए। तब करते हैं चैप्टर 8 को, और चैप्टर 8 पहले ही बता चुके हैं उषा है, और उषा के लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है। अब इस चैप्टर के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं। तो चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारा कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? तो ऊपर ही देख लिया उषा कविता के लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदू साहित्य में क्या कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह जो है इनको हिंदी साहित्य में कहा क्या जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में कवियों का कवि कहा जाता है। VVI क्वेश्चन है, या जिस तरह से भी याद रखिए, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से याद ही रखना है। ये क्वेश्चन अगर बात करें तो 2018 में पूछा गया था, उसके बाद बताते हैं 2018, 19 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया था, उसके बाद 22 में नहीं शायद पूछा गया था, 23 में, यानी कि इस साल का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया। यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि कवियों का कि कवि किसे कहा जाता है, या शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो कवियों का कवि कहा जाता है। या फिर पूछा जा सकता है इसी में क्वेश्चन इस तरह से कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। भूलना नहीं है, इसका आंसर आप लोग को अच्छे से याद रखना है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? सिमोई क्वेश्चन है, बता ही दिए कि किसको कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों का कवि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शमशेर बहादुर सिंह को प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन किया था डॉक्टर नामवर सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उषा का जादू कब टूट जाता है? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है लघुत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर वाला में, कि उषा का जादू कब टूट जाता है? तो सूर्योदय होने पर, जैसे सूर्योदय होता है कि उषा का जादू टूट जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया है। उर्दू हिंदी कोश का संपादन किसने किया? तो शमशेर बहादुर सिंह ने किया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शमशेर बहादुर सिंह को किस साहित्यकार के समकालीन थे? शमशेर बहादुर सिंह जो थे वो किस साहित्यकार के समकालीन थे, यानी उनके जैसे ही थे, उनके समान ही थे। तो नागार्जुन के समकालीन कौन थे? तो शमशेर बहादुर सिंह थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा के तरौनी में हुआ था। नागार्जुन जब 15 वर्ष के थे तो उस समय में वो अपना घर छोड़कर बाहर चले गए थे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई थी? शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना थी वो किस सप्तक में आनी शुरू हुई थी? वो दूसरे सप्तक में आनी शुरू हो गई थी शमशेर बहादुर सिंह की रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और याद रखना है आप लोगों को कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो वर्ष 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था, इसको भी याद रखिएगा, समझ गए ना, 1951 में। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नई है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नई है। तो इंद्रजाल नहीं, दूसरा सप्तक जो है ये किस शमशेर बहादुर की कौन सी रचना है या अच्छा नहीं है ना? अच्छा, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि नहीं है। तो उदिता जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि शमशेर बहादुर सिंह की जो है वो कौन सी रचना है। तो उदिता जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, 1 मिनट देख लेते फिर से। शमशेर बहादुर सिंह की कौन शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है ना, वो कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। तो देखिए, सतह से उठता हुआ आदमी ये जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है। दूसरा सप्तक उदिता, टूटी हुई बिखरी हुई, ये तीनों जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी नहीं है? तो सतह से उठता हुआ आदमी। और यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? तो ऊपर ही देखे हैं कि उदिता जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, समझ गए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये 3 जो है ये ABC और ABC ये तीनों जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और इसमें शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? तो उदिता। और इसमें शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन नहीं है? तो सतह से उठता हुआ आदमी, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा कि शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी? तो शमशेर बहादुर सिंह ने किस देश की यात्रा की थी 1978 में? तो सोवियत रूस की यात्रा की थी 1978 में शमशेर बहादुर सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से BA किया था? शमशेर बहादुर सिंह जो थे उन्होंने किस स्थान से BA किया था? तो इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में, वहां से शमशेर बहादुर सिंह ने BA किया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो शमशेर बहादुर सिंह का जो संबंध है वो विक्रम विश्वविद्यालय, जो कि उज्जैन में, वहां से रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उषा कविता में प्रातः काल किसके समान बताया गया? उषा कविता में जो प्रातः काल है वो किसके समान बताया गया? तो वो नीले शंख के समान बताया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुकून की तलाश जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की है, तो हमें पता है, लेकिन ये है क्या? तो ये गजलें हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुकून की तलाश क्या है? तो गजलें हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है? तो प्रकृति वर्णन से कविता संबंधित जो कविता है वो उषा है, समझ गए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गाँव का घर नहीं है, उषा कविता जो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक का
प्रकाशन कब हुआ था? तो दूसरा सप्ताह का जो प्रकाशन है वो 1951 में हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा कि दूसरा सप्ताह का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? तो 1951 में दूसरा सप्ताह का प्रकाशन हुआ था। समझ गए ना? इसका ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा। 1951 में दूसरा सप्ताह का प्रकाशन हुआ था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। कब हुआ था शमशेर बहादुर सिंह का जन्म? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1933 में शमशेर बहादुर सिंह की मृत्यु हुई थी और इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो शमशेर बहादुर सिंह जो थे इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था धर्म देवी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था धर्म देवी। और अगर आपसे जब पूछा जाए कि धर्म देवी के साथ इनका विवाह, शमशेर बहादुर सिंह का विवाह कब हुआ था? तो 1929 में धर्म देवी के साथ शमशेर बहादुर सिंह का विवाह हुआ था। और 1933 में इनकी पत्नी की धर्म देवी की मृत्यु भी हो गई थी। समझ गए ना? 1933 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1929 में इनके साथ धर्म देवी के साथ शमशेर बहादुर सिंह का विवाह हुआ था। 1933 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की कृति है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि कौन सी कृति जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। तो भारत, इतिहास और संस्कृति, ये जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की कृति नहीं है। इतने पास अपने उदिता, टूटी हुई बिखरी हुई, ये तीनों जो है शमशेर बहादुर सिंह की कृति है। भारत, इतिहास और संस्कृति जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सुकून की तलाश क्या है? तो सुकून की जो तलाश है शमशेर बहादुर सिंह की कृति है, लेकिन सुकून की तलाश है क्या? तो ये गजलों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुकून की तलाश जो है गजल का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? यानी कि सुबह का जो आकाश रहता है प्रभातकालीन आकाश को किस तरह का होता है? तो नीले शंख के जैसा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसका जादू टूटता है? तो इसका आंसर आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा कि किसका जादू टूटता है। तो उषा का जो जादू होता है वो टूटता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर भी आप लोग को पता ही होगा, शमशेर बहादुर सिंह जो है उषा शीर्षक कविता के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? चुका भी नहीं हूँ मैं, अब इसके रचयिता यानी कि इसके लेखक कौन है? इसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह ही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की जो तलाश है ये रचना किसकी है? तो ये रचना है इकबाल की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इकबाल की रचना है सुकून की तलाश। इकबाल की रचना नहीं है, इसकी भी शायद शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। एक मिनट देख लेते हैं। तो सुकून की तलाशी किसकी रचना है? तो ये जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना होनी चाहिए थी। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है, आप लोग इसका थोड़ा आंसर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को पता ही होगा, देहरादून जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। अगला क्वेश्चन हमारा, उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर, सुबह होने पर उषा का जो जादू है वो टूटता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट हो गया, यानी कि आपका चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 तक कंप्लीट हो गया। किसका? तो काव्य खंड का, यानी कि गद्य खंड के चैप्टर 1 से 13 पहले कंप्लीट करवा चुके हैं। काव्य खंड का भी आप लोगों का चैप्टर A1 से 8 तक कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या? तो आपका बचा सिर्फ और सिर्फ 9, 10, 11, 12, 13, जो कि कल के वीडियो में करवा देंगे, यानी कि हिंदी का आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक और आप लोगों को करवा देंगे, जैसे कि इसमें 8 कंप्लीट हो गया, 9, 10, 11 और 12 और 13 ये कल के वीडियो में करवाएंगे। साथ ही साथ उसी वीडियो में आप लोगों को प्रतिपूर्ति का चैप्टर 1, 2, 3 जो है इस सब को कल के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, यानी आपका पूरा हिंदी का जो होगा सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा? ग्रामर के सेक्शन बचा, वही ना बचा? तो ग्रामर के सेक्शन का हर एक टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में करवाते चलेंगे। इसी तरह से आप एग्जाम आने से पहले ये पूरा सिलेबस जो है उसको अच्छे तरीके से और इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुके रहेंगे। जब एग्जाम होगा उससे 10-15 दिन पहले, 10 दिन तक पहले तक, समझ गए ना? तो आप आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।